ग्रेटर लगा क्या दे रहे हैं डायरेक्शन, और फाइल इसको इसके ऊपर डायरेक्शन दे रहे हैं, फाइल अपने 90 के ऊपर जो अभी फाइल टच के तो गया नहीं। अब क्या हो रहा है, मैं देखो हेलो लिखा, एंटर किया, अब आया टर्मिनल के ऊपर आउटपुट। उसने स्टोरी नहीं किया उसने ना, यहाँ फाइल के ऊपर डायरेक्ट कर दिया इसको। मैं निकलने के लिए, टर्मिनल से निकलने के लिए कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, कंट्रोल डी से क्या होगा, टर्मिनल से निकल के आता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कैट करूंगा, कैट क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है, कैट क्या करता है, कॉन्टेक्ट करता है। कॉन्टेक्ट मतलब दो काम एक साथ, ठीक। फाइल को ऐसे नहीं करेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप एक एक करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि डिजिटल फॉरेंसिक का मतलब क्या है, क्या होता है इसमें डिजिटल फॉरेंसिक में। मतलब ऑनलाइन ऐड। ठीक है, मैंने क्या किया, और पहले फाइल आईडी लिखी। आप एक बार मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि आपको हाँ, कितना समझ में आ रहा है कि क्या होता है, मल्टीपल कि थिंग जो क्या है, साइबर फॉरेंसिक है या डिजिटल फॉरेंसिक का क्या काम होता है, लेस एलएस तो या तुम्हारे होता क्या है समझते फाइनल हो उसके डायरेक्टरी बारे को देखने के लिए, उस करंट लोकेशन। मतलब करंट डायरेक्टरी क्या है, में। करंट आदित्य, मतलब क्या आपसे होता है ना, स्टार्ट करते हैं। समझ लो, मैं इंग्लिश लिखता हूँ। तो मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, मैं दोनों क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था, करते रहो, मेरे सेव को करते ऐसा रहो, ज़्यादा आइडिया है नहीं। नहीं सी कोई टाइपिंग नहीं, करना। वो दो क्लासेस एक बार के लिए आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो जो आपको जनरली एक जो वर्ड से क्या पता चल रहा है कि साइबर फॉरेंसिक का मतलब क्या है या क्या काम होगा इसका। फोरेंसिक सर मतलब मे बी समझ में मे आया, बी पुलिस क्या करता है, पुलिस जैसे डायरेक्टली क्या क्राइम वगैरह कहीं से भी कुछ डिवाइस मिले उसके डाटा को एक्सेस करना, डाटा पुलिस इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली करना फाइल को ओपन करता वगैरह है, वगैरह। ना ना प्रिंट करता है, हमें फाइल कंटेंट आगे प्रिंट चलते करता हैं, राहुल डागर, है। ये तो एलएस क्या पूरा है, दिखाता है हम पढ़ाते हैं ना। आपके ये अकॉर्डिंग क्या एलएस है क्या साइबर फॉरेंसिक। सो साइबर फोरेंसिक हम मतलब इन्वेस्टिगेट और एनालाइज करते हैं डिजिटल एविडेंस। जो मतलब जो हैकर क्या कहते हैं, क्रिमिनल हैकर होता है, उसके फुटप्रिंट्स हम मतलब देखते हैं कि मतलब उसने कैसे वो हैक किया है, क्या है, इसमें फाइल को ऐसे ये बनाया। सब। ओके, सपना। ये मैं क्या देखो, मैं कंट्रोल एल करता सपना, हूँ। ठीक है, मैं एलएस पे आपके साइफर लिखता हूँ, अकॉर्डिंग साइबर साइफर क्या फॉरेंसिक होता है, क्या है, लॉन्ग लिस्ट। इसमें एंटर करोगे तो एक क्या काम पूरा है साइबर लिस्ट आ, फॉरेंसिक का। इसके ऊपर क्या, ये फाइल डायरेक्टरी का ही है तो भाई। हाँ, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हाइट मतलब फाइल होते हैं, ब्लू मतलब डायरेक्टरी होता है। ब्लू डायरेक्टरी है, व्हाइट फाइल है, ग्रीन एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है। इसके ऊपर तो एक लगा हुआ है। ये परमिशन हम लोग कंट्रोल करना सीखते हैं, और इसीलिए लाइनेस अपना सिक्योर होता है परमिशन। हाँ, अभी तो आए नहीं हो वहां तक पड़े नहीं हो। और कैट क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फाइल को पढ़ने के लिए हम लोग एक्सेस करते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल। जैसे देखो, मैं ये जो न्यूज क्लिप है, यहाँ देखो क्या है ना, इसके ऊपर ना कुछ कंटेंट होगा, हो रहा है इसके ऊपर ना कुछ कंटेंट होगा, जीरो मतलब इसके ऊपर कुछ कंटेंट नहीं। हाँ, 22 22 इतने 22। ओके, काफी अच्छा, समझे ठीक ना, बताया। ये अगर मैं देखो ये न्यूज क्लिप बोल रहे मोटो हैं ना, इस फाइल अफसान, को अगर कैट से ओपन करूंगा तो इसके ऊपर ना कुछ कंटेंट दिखेगा। हाँ हाँ, अब आ गया। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये एक स्क्रिप्ट लिख के रखा हूँ, एक चीज ध्यान रखना, ये ऑटोमेशन के लिए जो जो बैच सिस्टम होता है नोट्स हैं वो आपको खुद से ही तैयार करने होंगे। ना। मैं कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा आपको, तो एक सारे बार नोट्स आपको खुद से कमांड है, साथ साथ तैयार करते अपना हम प्रिपेयर लोग करते के, रहना। हाँ हम लोग का सेट, हम लोग जो का लिंक्स आईएसओ होंगे का और जो जो लिस्ट आ रहा है ना, उसके ऊपर सिर्फ दो 2000 के आसपास कमांड। ऐसे इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे जो कमांड है ना, जो खाली के ऊपर चल जाए ना, ध्यान नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे कमांड है। ठीक है, जो डेटा बेस्ड जो कमांड होते हैं, जिसके पैकेज में पीछे ना डेव लिखा है, तो हाँ डी। अब मैं ये बोल रहा था कि अपने नोट्स साथ ही साथ आप खुद से तैयार करते रहना, और आर पी है, मैं ज़्यादा कुछ नोट्स रेड है आपको प्रोवाइड करूंगा नहीं। पैकेज। और इसमें क्या रहेगा कि जो लिंक्स होंगे वो मैं साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, अलग अलग टूल्स के और जो वो रहेंगे। डॉट रेपो
हमारी स्टार्टिंग की जो 4 से 5 क्लासेस होंगी, 3 से 5 क्लासेस होगी, वो सारी हमारी थ्योरेटिकल रहेंगी और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग रहेगा, लेकिन आपके लिए थ्योरेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे तो आपको सारा थ्योरेटिकल भी उनको बताना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, आप ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा थ्योरेटिकल पे ध्यान ज़्यादा देना। समझ में आ रहा है ना भाई? कोई वॉइस का कोई इशू या कुछ इशू तो नहीं आ रहा? No, sir. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। DFIR stands for Digital Forensic and Incident Response. This field involves the collection of forensic artifacts from digital devices, as well as the identification, preservation, recovery, analysis, and presentation of digital evidence, often in relation to cybercrime. अब इसमें क्या होता है ना कि जो डिजिटल फॉरेंसिक जो DFIR है वो स्टैंड करता है डिजिटल फॉरेंसिक और इंसिडेंट रिस्पॉन्स। जो एक डिजिटल फॉरेंसिक एक मिनट रुकना भाई। सर सर थोड़ा सा वॉइस। तो हेलो, तो इसमें क्या होता है, जो डिजिटल फोरेंसिक की जो टीम होती है उसका काम क्या होता है, जब भी कहीं पे कोई भी क्राइम हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ है तो वहां से हमें जो वहां पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स होंगे, हम कोई भी जो हमारे डिवाइसेस हमें वहां से मिलेंगे उसको कभी भी हम एविडेंस ना बोल करके आर्टिफैक्ट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि क्योंकि एविडेंस जो होता है, एविडेंस हम आर्टिफैक्ट्स में से जो एक प्रॉपर एक कोई हमें मटेरियल मिला है या कोई कंटेंट मिला है जो कि हम उसमें कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, वो एविडेंस कहलाएगा, ना कि पूरे का पूरा वो डिवाइस या वो आर्टिफैक्ट कहलाएगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी इंसिडेंट पे जाते हैं या किसी भी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे कोई क्राइम हुआ है, तो वहां से वॉइस कम आ रही है। हेलो, अब सही आ रही है? सर एक्चुअली जो आपके पीछे सर बैठे हैं उनकी भी काफी आवाज आ रही है, मेन अब वो इशू है। एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ कोई दूसरी लैपटॉप तो मैं उसमें एक मिनट रुकना। अच्छा, बहुत दूर है। हाँ, मेट्रो कहाँ? ऑनलाइन ले लेना। अरे पढ़ा तुमने क्लास 9 का स्टूडेंट को पढ़ा के तुम्हें अगर टीचर होगा तुम आना। मैं बोल रहा हूँ ऑनलाइन मेरी यूनिवर्सिटी है ना, तो मैं कुछ ऑनलाइन ठीक है। प्रैक्टिकल मैं ऑनलाइन में ज़्यादा वेट क्या आसान होता है ना, थोड़ा स्किल से करके आप कवर कर मुझे अच्छा लगता है ऑफलाइन आ जाना। क्या है हम आ जाता आ जाना, क्या है बैटिंग ही नहीं आना है। हाँ उसको आना है। ठीक है, तो अभी ना आज से एक नया बैच मेरा ऑन है। आज सैटरडे संडे ठीक है, वीकेंड का बैच बनेगा, मतलब एक 300 के बैच बनेगा 10 वो राहुल जो है ना तुम्हारे काउंसलर। हाँ, उनसे बात करो। और गड़बड़ी नहीं करना, जैसे है ना साइकोलॉजी होता है ना कि एक मतलब हमारे ना 3-4 महीने के अंदर मुझे एथिकल तक पहुंचना है, ऐसा नहीं करना। हाँ, आराम से पढ़िए। हाँ, एक बार ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एक मिनट रुकना गाइस, मैं लैब चेंज कर रहा हूँ। हाँ, एक काम करना है। हाँ, पहले मैं दोनों बाइक का बात नहीं। हाँ, ठीक है जी। ना उसका 4 घंटा का है, ठीक है यूनिवर्सिटी में तो। हाँ मेरी अच्छा
चलो आओ राहुल से हेलो। अब देखो भाई साहब, अभी सही आ रहा है, अब तो कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड नॉइस भी बंद हो गई होगी। यस सर। तो मैं बता रहा था कि जब भी हम किसी इंसिडेंट पे या किसी क्राइम सीन पे जब हम जाते हैं, तब क्या होगा, जब उसमें हमारे क्या क्या काम रहेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम वहाँ पे हमारे रहते हैं। हम किसी क्राइम सीन पे गए तो वहाँ पे जितने भी एविडेंस, जितने भी आर्टिफैक्ट्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस रहेंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सीज करना और उनको अपने साथ में लेकर के लैब में आना, वो सारा काम डिजिटल फॉरेंसिक करेगा। फिर उसको प्रिजर्व करके रखना कि उसमें किसी जो आर्टिफैक्ट है उसमें किसी भी टाइप के कोई भी अल्टरेशन ना हो पाए, ताकि उसकी जो हमें हमें आर्टिफैक्ट मिला है उसमें जो एविडेंस मौजूद है, वो एविडेंस उस एविडेंस की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहे। फिर उसके बाद में आता है रिकवरी। फिर हम उसके बाद में रिजर्व करके उसको जब लैब लेके आएंगे, उसके बाद में उसमें से जो डेटा एक्विजिशन करेंगे और उसमें से जो डेटा है उसको रिकवर करेंगे। फिर उसको एनालाइज करके उसको उसमें से जो डेटा हमें मिलेगा उस उसको एज अ एविडेंस हम जो डेटा यूज कर सकते हैं उसकी एक रिपोर्ट बना करके कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो एक ये प्रॉपर काम रह एक स्टेप्स रहते हैं जो एक डिजिटल फॉरेंसिक टीम के एक कॉमन स्टेप्स हैं, जो हर एक मतलब कि अलग अलग, क्योंकि हर एक सिनेरियो में, हर एक सिचुएशन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो उसमें हर एक केस में हम यूज करते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना गाइस? बीच बीच में रिप्लाई करते रहना, ताकि मेरे को पता चलता रहेगा, नहीं कहीं कुछ नेटवर्क इशू या कुछ वो तो नहीं हो रहा। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं हम। डिजिटल फॉरेंसिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? डिजिटल फॉरेंसिक इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डिजिटल एविडेंस लाइक पीसीज, लैपटॉप, मोबाइल एंड क्लाउड। तो मैंने अभी बताया कि डिजिटल फॉरेंसिक एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस में आर्टिफैक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिजर्व करके एनालाइज करने के बाद उसमें से जो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, वो काम वो डिजिटल फॉरेंसिक टीम होती है। अब इसके जो मेन गोल्स होते हैं, वो मेन गोल्स क्या क्या रहेंगे? दिस इज अ प्रोसेस टू ऑफ फाइंड एंड एग्जामिन डेटा ऑन डिजिटल डिवाइसेस। सबसे पहला इसका गोल रहेगा कि किसी भी डिजिटल आर्टिफैक्ट को फाइंड करके उस मतलब कि उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको एग्जामिन करना, और उसमें से जो डेटा है उसको एनालाइज करके उसमें से जो एविडेंस है उसको बाहर निकालना। ये एक फर्स्ट गोल इस हमारी टीम का रहता है। और दूसरा जो गोल रहेगा वो रहेगा टू कलेक्ट एंड एनालाइज दिस डेटा इन अ वे दैट कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस इन कोर्ट। क्योंकि एक क्या होता है ना, जब भी हम किसी भी क्या रहता है, हम जो भी डेटा या जो भी रिपोर्ट हम बना करके कोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर,
वो कोर्ट में एडमिसिबल होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, क्योंकि जो भी हमने इतना पीछे के जितने भी स्टेप्स हमने किए हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, रिकवरी और एनालिसिस, इस सब में क्या होता है, अगर हमारी रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हुई तो वो सारे स्टेप का कोई मतलब नहीं बनता है, वो एविडेंस बेकार हो जाता है जो हमने बना करके दिया है। इसीलिए उसका वो कोर्ट में जो हम रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं उसको इस टाइप से डेवलप किया जाता है और तैयार किया जाता है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल हो और एज अ एविडेंस उसको यूज किया जा सके। क्योंकि कोई भी अगर हम एविडेंस कोर्ट में अगर हम दे रहे हैं तो उसके भी अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं कि किस टाइप का जो अ, हमारा एविडेंस है वो होना चाहिए और किस किस टाइप का डेटा है जो उसमें कोर्ट में एडमिसिबल होगा। फिर तीसरा जो इसका हमारा गोल एक गोल रहता है वो रहेगा, इट इंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज हैंडल्ड इन अ वे दैट मेंटेन्स इट्स इंटीग्रिटी फॉर यूज इन लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या रहता है कि जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस हमें मिला है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए और उसको इस टाइप से हमें हैंडल करके रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है कि उसकी कोई भी उसमें कोई किसी प्रकार के डेटा एल्ट्रेशन या कुछ भी उससे छेड़छाड़ ना हो। क्योंकि अगर उसके डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रखी गई तो वो लीगल प्रोसीडिंग्स में यूज नहीं कर सकते हम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम रिपोर्ट दे देते हैं लेकिन जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एविडेंस को ही उनको पता चलता है कि ये एविडेंस हमारे खिलाफ यूज हो सकता है तो वो कोशिश करते हैं कि उस एविडेंस को ही कोर्ट में एडमिसिबल ना होने दिया जाए। तो ये उनकी कोशिश रहती है, इसीलिए हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है उसमें। समझ में आएगा इस क्या होता है डिजिटल फॉरेंसिक का, एक बेसिक क्या काम होता है और क्या उसकी समरी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। गौरव, जो डिजिटल फॉरेंसिक वैसे तो मैं डिटेल में ही कराऊंगा, जितना भी होगा सारा डिटेल में ही चलेगा अपना, क्योंकि इसीलिए मैंने स्टार्टिंग की जो 4 क्लासेस हैं वो सारी थ्योरेटिकल रखी हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल जो रहेगा उसमें हमारा स्टार्टिंग में पहले मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्योरेटिकल, और उसके बाद में प्रैक्टिकल रहेगा हमारा। तो उसमें क्या रहेगा, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो सारा मैं आपको जो टूल अलग अलग टूल्स रहेंगे वो सारा एक्सप्लेन करके फिर मैं आपको बता दूंगा, साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है कि जो मैं स्पेशली आपको बता दूं कि आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि जैसे हमारी कुछ मशीन्स उसमें मिल जाती हैं जो ट्राई हैक में है, लेकिन वो क्या है, जो ट्राई हैक में और हैक द बॉक्स और जो ये सब वेबसाइट्स हैं ये ज्यादातर रेड टीमिंग को देख करके बनाई गई हैं, उन्हीं के लिए ज्यादा यूजफुल हो पाती हैं। हमारे लिए बहुत ही कम यूजफुल है क्योंकि उसमें हमें रूम्स मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मिलते हैं ब्लू टीमिंग के। उसमें अभी 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 ये 100 का कुछ आया है लेकिन वो सारा पेड कंटेंट है, अगर आप पेड आपके पास प्रीमियम है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप कौन सी बुक की बात कर रहे हो? एक तो आपको कराओ से मिल जाएगी, कराओ की है जो। नहीं, ये तो कंटेंट मैंने खुद से ही तैयार किया है ये, क्योंकि ज्यादातर तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए हिंट्स रखे हुए हैं कि मैं जब समझाता हूँ तो कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कंटेंट भूल जाते हैं और हमारे माइंड से स्किप कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें जब चलती रहती हैं कभी कभी दिमाग में। क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए है, ज्यादातर तो मैं खुद से ही अपने उससे ही पढ़ाऊंगा, इससे बहुत ही रेयर कम पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत कम आपको मिलेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मैंने हिंट्स डाले हुए हैं कि
मेरे को क्या पढ़ाना है, किस टाइप से पढ़ाना है, ताकि कोई चीज छूटे ना आपकी, क्योंकि कब अगर मैं सब कुछ थियोरटिकल रखूंगा तो मेरे भी माइंड से स्किप हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप साथ के साथ इसकी रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेंगी, तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स जो है वो खुद से ही तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि जितना कंटेंट इसमें आपको मिलेगा उतना ही कंटेंट आपको क्रॉ की बुक में भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी ज्यादा मैंने देखा नहीं कि इतना कुछ है, लेकिन ठीक ठाक है कंटेंट की, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज करने के लिए अच्छा है। अब ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। अभी इसमें डीएफआईआर में एक आता है डिजिटल फॉरेंसिक और एक आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड हैंडलिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस और अटैक्स इन रियल टाइम। जो टीम क्योंकि हमने देखा ना, डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है, क्या इन किसी भी इंसिडेंट की जगह पे या किसी भी क्राइम सीन में जा करके आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना और एनालाइज करना, ये काम रहता है। मतलब कि आफ्टर इंसिडेंट फॉरेंसिक वर्ड जो है वो हम देखते हैं कि जैसे हम मेडिकल फॉरेंसिक और जो फिजिकल फॉरेंसिक जो देखते हैं, उसमें क्या होता है कि आफ्टर इंसिडेंट जो होता है उससे जो एविडेंस हम ले सकते हैं वो सब उसमें फॉरेंसिक का यूज किया जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है कि फॉरेंसिक जो है वो आफ्टर इंसिडेंट यूज होती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स होती है ड्यूरिंग इंसिडेंट। मान के चलो कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी प्रकार का कोई अटैक हुआ है, या कोई भी मान के चलो एक रैंसमवेयर अटैक हुआ है किसी कंपनी पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वहां पे अगर कोई टीम जाएगी वहाँ उसको हैंडल करने के लिए, तो वहां पे इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जाएगी। जैसे ही वो रैंसमवेयर अटैक खत्म होगा और सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक टीम जाएगी उसको एनालाइज करने के लिए, और उसको उस सारे डेटा को रिकवर करना वो है, और जो सब कुछ करना है वो सारा काम डिजिटल फॉरेंसिक टीम का रहेगा उसके बाद में जो इन्वेस्टिगेशन का रहेगा। लेकिन इंसिडेंट जब इंसिडेंट हो रहा है तो उस ब्रीच से जो डेटा है उसको, उस ब्रीच को कम से कम उसका जो डैमेज है उसको मिनिमाइज करना, और उस अटैक से रियल टाइम में उस अटैक जो डिफेंस है वो करना, वो हमारी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का काम रहेगा। तो इसीलिए इसको इंसिडेंट हैंडलिंग या इंसिडेंट रिस्पॉन्स बोला जाता है। फिर इसके जो कोर फंक्शंस हैं वो क्या क्या रहते हैं? गवर्न और प्रिपरेशन। अब गवर्न का मतलब है ये जीआरसी का पार्ट आ जाता है, जो अलग अलग पॉलिसीज बनी होती हैं अलग अलग कंपनीज में, और जो कुछ रूल और रेगुलेशंस बनी होती हैं, ये उसका पार्ट आ जाता है। फिर आता है प्रिपरेशन, कि इंसिडेंट हुआ नहीं है अभी, और ना ही वो डिटेक्ट हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, उससे पहले जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे एक तो गवर्न में आ जाता है कि रूल्स और पॉलिसीज हम उस टाइप से बना सकते हैं ताकि इंसिडेंट होने से बच जाए। और हमारा जैसे सॉक टीम है, सॉक टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि किस टाइप का हम उसमें जो हमारे ईडीआर और जो हमारे अलग अलग सॉक टीम के जो टूल्स होते हैं उसमें हम कुछ फ्लैग्स और हम वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अलग अलग टिकट्स और जो अपने क्या बोलते हैं टिकट्स और फ्लैग्स जो यूज किए जाते हैं हमारे। जैसे हम वायर, आपने वायर शार्क का भी यूज किया होगा उसमें, C8 में किया है? हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लैग्स हम यूज करते हैं, अलग अलग फ्लैग्स उसमें यूज कर सकते हैं। तो वो टिकट रेज करके देता है, और जो अलर्ट होते हैं अलर्ट जारी करता है उसमें उन फ्लैग्स के अकॉर्डिंग। तो वही होता है, वो सब करना, वो सब प्रिपरेशन में आता है। और अगर मान के चलो कोई इंसिडेंट होता है, उसके लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं कि अलग अलग हम सिमुलेशंस का यूज करके हम रियल टाइम में प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें। तो वो सब जो अलग अलग हमें उसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे टूल्स, और जो अलग अलग हमें कोई स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रही है तो उस स्क्रिप्ट का उनको भी हमें बना करके रखना और मैनेज करके रखना, वो सारा काम वो सारा काम हमारा प्रिपरेशन में आता है, सब टूल्स और सब चीजों को तैयार रखना। फिर आता है आइडेंटिफाई। अब ये फेज सबसे क्रूशियल लगता है मेरे को, क्योंकि आइडेंटिफाई करना बहुत ही
एक स्टार्टिंग फेज में जो होता है वो आइडेंटिफाई करना, कभी कभी क्या होता है, अब मान के चलो जो सॉक टीम है सबसे पहले कौन उसको करेगी, तो सॉक टीम ही उसको आइडेंटिफाई करती है किसी भी इंसिडेंट को, जो उनको बिहेवियर एनालिसिस करती है उसका सॉक टीम, उसके अकॉर्डिंग वो देखती है कि कुछ उसमें गड़बड़ लग रही है या नहीं लग रही है, क्या है, कुछ अगर गड़बड़ लग रही है तो वो इंसिडेंट तो अलर्ट जारी करती है वो सॉक टीम। तो उसमें क्या होता है कि अब मान के चलो कि कोई हमने जो उसमें रूल्स और वो बना रखे हैं, फ्लैग उसमें लगा रखे हैं, अ, हमारे इसमें जो सॉफ्ट टीम के टूल्स हैं, तो उसमें हमने एक फ्लैग कोई दे नहीं रखा है या कोई रूल बना नहीं रखा है एक पर्टिकुलर किसी ब्रीच के रिगार्डिंग, किसी इंसिडेंट के रिगार्डिंग। तो वो क्या होगा, अब हमें वो पता नहीं चलेगा, वो पता कब चलेगा जब कोई ऑडिटिंग टीम है, क्योंकि डिजिटल फॉरेंसिक टीम का काम ऑडिटिंग का भी होता है, तो ये ऑडिटिंग के लिए हो जाती है कि जैसे सीए होते हैं वो हमारी फाइनेंशियल ऑडिटिंग करते हैं ना। आपने फाइनेंशियल ऑडिटिंग के बारे में सुना है कि क्या होती है फाइनेंशियल ऑडिटिंग? नहीं, किसी ने भी सुना हो? आदित्य, राहुल, सपना, गुप्ता जी? फाइनेंशियल इसमें प्रॉपर इतने फाइनेंशियल तुमने चेक किया था, कोई फॉल्स कुछ खराबी तो नहीं है? तो डिजिटल ऑडिटिंग में क्या हुआ, डिजिटल ऑडिटिंग में क्या कर सकते हैं हम? डिजिटल में सर उसके फाइनेंस के पास सर कौन क्या कितना एक्सेस कर पा रहा है, कब एक्सेस हुआ, कब लॉगिंग हुआ, कब लॉग आउट हुआ। और कोई, राहुल, सपना? अब जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग करवाती है, तो उस फाइनेंशियल ऑडिटिंग में क्या होता है, उसके सारे फाइनेंस जितने जो, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग टाइम पे बना करती है, जैसे कुछ मंथली ऑडिटिंग्स होती हैं, वीकली भी होती हैं, और कुछ होती हैं ईयरली ऑडिटिंग्स। तो वो देखा जाता है कि हर एक महीने में कितना पैसा आया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा आया है, कितना बाहर गया है, कहाँ कहाँ जो पैसा है वो अलॉट किया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, या किसी ने उसमें से चोरी तो नहीं की। तो उसी टाइप से होता है डिजिटल ऑडिट, जैसे फाइनेंशियल ऑडिटिंग चलती है उसके साथ साथ में डिजिटल ऑडिटिंग्स भी होती हैं, ये भी मंथली, वीकली और ईयरली, और जैसे बाय एनुअल भी होती है कुछ, कि 6 महीने में एक बार हुआ, 6 महीने में ऑडिटिंग कंडक्ट करवाई गई। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन था वो वीकली भी करवा लेती हैं, और अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लंबे टाइम में भी करवा लेते हैं, जैसे एनुअल करवा ली। तो उसमें क्या होता है, जो अगर पूरे ईयरली जो पूरे ईयर के जो लॉग्स हैं और जो सब उसके उससे रिगार्डिंग जितना भी हमारे पास उसमें डेटा है वो सब सब चीजें हम चेक करते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ भी, अब कभी कभी क्या होता है कि अगर उसमें स्टॉक टीम को नहीं पता चला और कोई कुछ ब्रीच हुआ है या किसी प्रकार का कोई मालवेयर आया है, हमें नहीं पता, और वो सब मॉनिटरिंग कर रहा है वहां से। अब मान के चलो कोई उसमें एक ट्रोजन या कोई इस प्रकार का रैट कुछ या किसी प्रकार का कुछ उसमें उसने डाल दिया। अब एक केस हुआ था क्या, चाइना ने ना, एक कोई अफ्रीकन कंट्री थी, उसने क्या किया, इसने सारा सर्वर्स और उनको सब कुछ एक अच्छा सेटअप तैयार करके दिया था, गवर्नमेंट ने एक टेंडर दिया था चाइनीज कंपनी को। तो उस चाइनीज कंपनी ने क्या किया, उसने सारा उनका एक जो पार्लियामेंट का जितना भी था, तो पीएमओ ऑफिस और जितना भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिशियल ऑफिस होते हैं अलग अलग, जैसे पीएमओ पीएम ऑफिस का हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पीएमओ हो गया, प्रेसिडेंट ऑफिस का अलग होता है, तो होम मिनिस्ट्री होगा, तो इस टाइप से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि उनके सारे जितने भी अपग्रेड करने थे जो उनके सिस्टम्स थे, और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा था वो सारा एक चाइनीज कंपनी को काम दिया था। तो चाइनीज कंपनी ने वहाँ वो सारा तैयार करके दिया था। तो एक क्या हुआ, किसी ने वहाँ पे काम शुरू हुआ, चलता रहा, कुछ टाइम हुआ, तो गवर्नमेंट जो वहाँ उस कंट्री की गवर्नमेंट थी उसको कुछ ये लगा कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग करवा रहे थे वो, जो ईयरली फाइनेंशियल ऑडिटिंग होती है। तो फिर उन्होंने देखा कि डिजिटल ऑडिटिंग भी हमें करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी
हमने ये किया था। तो अब उसमें क्या हुआ ना, उस ऑडिटिंग से उन्हें पता चला कि जो नेटवर्क है उस उस पर्टिकुलर जगह का, जो उनके ऑफिस का जो नेटवर्क है, वो दिन की बजाय रात को ज्यादा एक्टिव है, जब वहां पे कोई भी नहीं है उस ऑफिस में। उस टाइम पे वो नेटवर्क ज्यादा एक्टिव है। तो उससे क्या हुआ, तो उनको कुछ डाउट होना शुरू हुआ। तो उन्होंने चेक करवाया कि डिजिटल फॉरेंसिक टीम से कि क्या ये क्या इशू है, क्या ये नेटवर्क रात को एक्टिव क्यों है। तो पता चला कि जो उन चाइनीज कंपनी थी, उसने उसमें इस टाइप की कुछ स्क्रिप्ट डाल रखी थी, जितना भी दिन में सारा काम हुआ है वो सारा का सारा डेटा वो चाइना में ट्रांसफर कर रही थी। जो चाइनीज कंपनी थी उसके सर्वर पे, और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनके पास वो डाइवर्ट मतलब सारा का सारा डेटा वहां पे सेंड कर देती थी आपको। तो इसीलिए वो डिजिटल ऑडिटिंग कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो इस टाइप से भी कभी कभी हमें इमीडिएटली नहीं पता चलता, जैसे ही कोई उसमें डेटा ब्रीच या किसी प्रकार का कोई अटैक हुआ है, हमें उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद पता चलता है। तो ये चीजें भी देखनी होती हैं कि हम इसीलिए फाइनेंशियल ऑडिटिंग्स में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मैंडेटरी हो जाती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का जो एक स्टेप है, ये मेरे को सबसे ज्यादा क्रूशियल लगता है अकॉर्डिंग टू मी। फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्ट। समझ में तो आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहा है? हाँ, बताते रहना, अगर कुछ समझ में ना आए तो साथ के साथ मेरे से पूछ लेना। तो फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्ट करना। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई कुछ डेटा ब्रीच हुआ है, या कोई किसी प्रकार का कोई अटैक हैकिंग अटैम्प्ट हुआ है। तो उससे प्रोटेक्ट करना, कि उसको वहीं पे रोक देना, ताकि वो ब्रीच और डैमेज ना कर पाए। तो उस डैमेज को वहीं पे कंट्रोल करके रखना। तो ये हो जाएगा प्रोटेक्ट। फिर उसके बाद उसको डिटेक्ट करना कि किस टाइप का वो, अगर कोई मालवेयर आया है तो किस टाइप का मालवेयर है, या अगर ब्रीच हुआ है तो किस टाइप का ब्रीच है। और अगर कोई किसी प्रकार का कोई, जैसे अलग अलग अटैक्स होते हैं, फिशिंग अटैक्स और ये सब, तो वो देखना होता है कि किस टाइप का, कौन सा, उसको डिटेक्ट करना होता है कि कौन सा अटैक हुआ है, पर्टिकुलर कोई रैट आया है, कोई ट्रोजन आया है, या किस प्रकार का कोई मालवेयर आया है। तो उसे डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें। अगर कोई रैट आया तो उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर कोई वॉर्म आया है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना होता है हमें। फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड करने के बाद में, हेलो, कुछ इशू आ रहा है क्या गाइस? नो सर। ओके, तो ठीक है। तो इसमें अब उसने हमने रिस्पॉन्ड किया है। रिस्पॉन्ड करने के बाद में क्या होगा, हमने उसको मालवेयर को तो हटा दिया है। तो उसके बाद में क्या होगा, जो डेटा हमारा गया है, या जो डेटा ब्रीच हुआ है, या हम जो भी उसमें हुआ है, उस सारे ब्रीच को रिकवर करना होता है। कि उसमें कुछ भी हमारा जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिकवर करना होता है। फिर उस जो इंसिडेंट से हमने जो भी चीजें सीखी हैं, जो हमें पता चला है कि हमारी क्या क्या कमियां थी, हमारे जो रूल्स और पॉलिसीज जो हमने बना रखी हैं उसमें क्या क्या कमियां थी, वो सारे हमें देखना होता है उसमें। शुभम, आप इस बैच में हो गए शुभम? इसमें ज्वाइन कर लिया आपने? हेलो शुभम, यस सर। इसमें ज्वाइन कर लिया आपने? यस सर, मैं उसको ऑफलाइन के लिए ज्वाइन किया था ना, बट दोनों तो ऑनलाइन हो गया क्लास। अच्छा, तो हाइब्रिड का बोल देते उनको, हाइब्रिड कर दो। वो बोला था, बट मैं साकेत से फिर लक्ष्मी नगर जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, होता। वीकेंड में मेरा एक बैच है जो चल रहा है, ऑफलाइन है। चलो कोई नहीं। यस सर, आता हूँ, पहले दिल्ली आ जाऊंगा तब तो। चलो देख लो। अभी अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए सोच रहा हूँ कभी गाँव पे ही एक हफ्ते रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप्स रहते हैं हमारे, जो अलग
जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम के और हमारे डिजिटल फॉरेंसिक टीम के दोनों के अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। फिर अब जो हमारा इंसिडेंट रिस्पांस है उसके मेन गोल्स क्या क्या होते हैं? प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और थेफ्ट। मतलब कि जो भी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई कंडक्ट अटेम्प्ट हुआ है हमारे किसी भी सिस्टम पे, हमारे एप्लीकेशन पे, या जो हमारा डेटा है उसके ऊपर, तो उस डैमेज और या थेफ्ट या उस अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, ये सारा काम इंसिडेंट रिस्पांस टीम का होता है। फिर मिनिमाइज बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड फाइनेंशियल डैमेज कॉज्ड बाय सिक्योरिटी ब्रीच। अब अगर मान के चलो कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है या किसी भी प्रकार का कोई इंसिडेंट हुआ है, अब रैंसमवेयर अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक में उसने क्या किया, डेटा सारा इंक्रिप्ट कर दिया। अब डेटा इंक्रिप्ट कर दिया तो जो यूजर है वो भी नहीं उसको एक्सेस कर पाएगा डेटा को, तो उससे क्या होगा, जो बिजनेस है बिजनेस लॉस में बिजनेस को लॉस होगा। तो उस लॉस को और जो डेटा जो बिजनेस डिसरप्शन हुआ है और जो फाइनेंशियल डैमेज हो रहा है उसको मैनेज करना और उसको मिनिमाइज करना, ये काम भी इंसिडेंट रिस्पांस टीम का रहेगा। प्रिवेंटिंग अ नेगेटिव रेपुटेशन विद कस्टमर्स, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं या जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनमें जो सिक्योरिटी ब्रीच के कारण जो हमारी नेगेटिव रेपुटेशन बनी है, तो उस रेपुटेशन को ठीक करना और उसको पॉजिटिव करना, वो भी काम हमारा इंसिडेंट रिस्पांस टीम का ही रहेगा। फिर आता है कंटिन्यूसली अपडेटिंग टू चेंजिंग थ्रेट सिनेरियोज। अब इसमें क्या होता है कि अब मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर कोई किसी टाइप का एक डेटा ब्रीच है जो अभी तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुआ है और हमारी रूल बुक में भी नहीं है, जो हमने पॉलिसीज और रूल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना रखे हैं, तो उसमें भी नहीं है वो। तो अब उसमें क्या होगा कि अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में वो अटैम्प्ट हुआ है या कहीं और वो डेटा ब्रीच या किसी टाइप का अटैक हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रूल्स वहीं से सीख करके हम बनाएंगे। क्योंकि हमें ये नहीं होता कि ये नहीं करना कि हमारे ऊपर हम कोई अटैक होगा या कोई हैकिंग अटेम्प्ट होगा तो हम उसके बाद में ही रूल बनाएंगे, उससे पहले ही हमें वहीं से सीख करके उसको अपडेट करना होता है। समझ में आएगा इस कि क्या क्या होता है इंसिडेंट रिस्पांस और डिजिटल फॉरेंसिक में क्या डिफरेंस है? ओके। अब ये तीन टाइप के इसमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक काम करो, इसको रीड करो और मेरे को एक्सप्लेन करो फिर एक एक करके कि आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, कि क्या है ये तीनों अलग अलग टाइप के जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये किस कौन से होते हैं और क्या क्या कैसे होते, क्या डिफरेंस है इनमें। शिवम, आपका तो हो गया था ना शायद से ये। इसमें तीन टाइप के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन दी है। हो गया रीड?
कर लिया क्या गाइस? राहुल, सपना, हो गया? ठीक है, तो फिर आप में से कोई भी एक्सप्लेन करो जितना भी आपको समझ में आया है कि सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या डिफरेंस है, ये केसेस कौन से होंगे? आदित्य। सर सिविल में सर जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जो भी उन्होंने अपोजिशन पार्टी ने क्लेम्स दिए होते हैं, उनको उनके हम फैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि बताने के लिए कि हमारे क्लेम करेक्ट है और ताकि सेटलमेंट हो पाए। क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर लॉ होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं ताकि कोर्ट में वो जो एविडेंस है वो हम दे पाएँ जो जो डिस्क्रिप्शन के अंडर आता है। और एडमिनिस्ट्रेटर में वही है कि एक एजेंसी इन्वॉल्व होती है, कोई गवर्नमेंट की टीम होती है, जो कंपनी ने फैक्ट्स दिए होते हैं उनको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स ठीक है कि नहीं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं। हाँ, सही आ रहा है। उतना ही है। सपना, आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? अगर आपको आंसर भी नहीं आ रहा तो आप कम से कम रिप्लाई दिया करो ताकि मेरे को पता चल सके कि कोई नेटवर्क आपकी तरफ कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई वॉइस का या किसी टाइप का। सर थोड़ा मतलब ओके ओके लाइक कुछ समझ आया कुछ नहीं आया है। कितना समझ में आया आपको? क्योंकि ये चीज इसमें डिफरेंस है वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है जब वो रीड करते हैं एक बार सीरीज कि क्या डिफरेंस है। आपको कितना समझ में आया? सर बेसिकली डेटा प्रिवेंशन एंड डेटा रिवील मतलब वापस से उसको चलो मैं बताता हूँ। इसमें सिविल, एक मिनट रुको। सर डेटा जो भी डैमेज होता है उसको थेफ्ट से प्रोटेक्ट करना, डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से रोकना, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, एप्लीकेशन एक मिनट, जो भी डेटा है। एक मिनट रुकना, एक सपना, एक मिनट रुकना। देखो, हेलो। हाँ, अभी 4 वेटिंग में गई बात। तो एक काम कर, टाइम से निकल जाइए। ओके, 5 बजे तक पहुंच जाइए साबरमती में।
और टाइम से जाके जनरल में अपनी सीट ली। हाँ, वही ऑप्शन से और ओके ऑप्शन से दिखाना। अब किधर रहेगी? अब तो चार्ट ही प्रिपेयर रहेगी, चार्ट ही प्रिपेयर रहेगी अब तो नो कर लिए वो तो जाएगी तो स्टेशन में पता कर लिएगा, तो मिला था तो ठीक है, नहीं तो स्टेशन में पता कर लिया टाइम से जाएगी। हाँ, 5 साढ़े 5 बजे तक चली जाएगी। तो कई बार बाई चांस कोई मिल जाए तो ठीक है। हेलो। हाँ, अब बताओ सपना, क्या बता रहे थे आप? हेलो, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? आ रही है सर। आप कुछ बता रहे थे सपना, ये कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, बस आप जो पूछ रहे थे तो उसको बता रही थी। ओके, तो अभी मैं बताता हूँ सिविल केस कौन से होते हैं ना। अब आपने सुना होगा कि कोर्ट शायद से कि हम जब भी कभी एफआईआर करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे पहले कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है, कंप्लेंट की जाती है, उसके बाद में एफआईआर होती है। एफआईआर से जो पुलिस वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप पहले ही अगर आप यहीं पे सेटलमेंट कर लो या यहीं पे ही आप एफआईआर मत करो, कंप्लेंट में ही सेटलमेंट कर लो, जो भी आपको एक दूसरे को चाहिए, दोनों पार्टी से बातचीत की जाती है उसमें। अब जैसे माँ अब कभी कभी क्या होता है, अब कुछ केसेस में कोर्ट भी सेटलमेंट करवाती है। उसके बाद में जैसे दो पार्टीज होती हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसमें अलग अलग कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो अब जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो आजकल क्या है, वो डिजिटल ही सब कुछ डिजिटल होने लग गया है। तो उसमें जो वो एविडेंस हम प्रोवाइड करवाएंगे वो सपोर्टिव एविडेंस होंगे, और वो दोनों पार्टीज में सेटलमेंट करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो सारे सिविल केसेस में आते हैं। अब जैसे मान के चलो दो लोगों में झगड़ा हुआ है, तो वो उन्होंने कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में, और आपने सुना होगा वो बाद में सेटलमेंट के लिए जाते हैं, वहां पे कुछ पैसे देते हैं या कुछ इस प्रकार का वो करते हैं, तो उसमें कुछ पैसा वगैरह दे के वहीं पे सेटलमेंट हो जाता है। अगर एफआईआर एक बार हो जाती है तो वो कंप्लीट कोर्ट केस हो जाता है, फिर वहां पे कोर्ट में जा करके फिर वो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम शुरू होता है। समझ में आया सिविल में क्या होगा? तो जिसमें हम सेटलमेंट होता है, जो सेटलमेंट करवाने के लिए होता है वो सारा वो केसेस होते हैं सिविल। और क्रिमिनल होते हैं, जैसे कोई मर्डर केस हो गया या कोई इस टाइप के जो केसेस रहेंगे जिसमें कुछ क्राइम हुआ है, वो सारे रहेंगे क्रिमिनल केस रहेंगे, जिसमें मान के चलो कि जैसे मैंने अभी मर्डर बताया, या कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, या कोई साइबर टेररिज्म का कोई केस है, तो वो सारे क्रिमिनल केसेस हैं। समझ में आया कि क्रिमिनल केसेस कौन से होंगे? ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस होंगे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होते हैं, जैसे या कोई इंस्टीट्यूशन है। अब मान के चलो कोई कंपनी है, उसमें कोई डेटा ब्रीच हुआ है, तो उसको जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो पॉलिसीज बनी हुई हैं वो उसके अकॉर्डिंग हैंडल किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम गवर्नमेंट को उसमें या जुडिशरी को हम बीच में लेके आते हैं, तो तब फिर वो जा करके वहां पे जुडिशरी में जाएगा। अदरवाइज वो एज पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया जाता है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस में आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो उसमें होता है। जैसे मान के चलो कोई कोई इंटरनल थेफ्ट हुई है, कोई आपने सुना होगा कोई इंटरनल बंदा है, उसने कुछ ना कुछ डेटा ब्रीच किया है, तो वो सारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव केस बनेगा।
एडमिनिस्ट्रेटिव में बेसिकली क्या होता है कि अब मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेटा ब्रीच हुआ है या कोई डेटा थेफ्ट हुआ है, वहां पे कोई एम्प्लॉय था किसी कंपनी का, उस एम्प्लॉय ने क्या किया, वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से उसको ऑफर मिला और उसने उसको कुछ पैसे दिए और उसको बोला कि उसके लिए स्पाइंग करो, या उसने उसको कोई एक मालवेयर बना करके उसको दे दिया और एक पेन ड्राइव में डाल दिया कि आप वहां पर जा करके इसको एक बार इंसर्ट कर देना और कुछ नहीं करना, उसके बाद में हम खुद से कर लेंगे, उसमें स्क्रिप्ट डाल दी। तो अगर उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो कंपनी की जो पॉलिसीज और रूल्स हैं वहां पे वो वर्क करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हमारी डिजिटल फॉरेंसिक, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल फॉरेंसिक टीम होगी वो वहां पे काम करेगी, ना कि गवर्नमेंट की या साइबर सेल की। तो वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव केस। अब समझ में आया? ओके, अभी भी अगर इसमें कुछ डाउट है या किसी प्रकार का कुछ अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें डिफरेंस जो साइबर और सिविल है ना, इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ऐसे समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो जब हम अलग अलग केस और सिनेरियोस में जाते हैं और उनको पढ़ते हैं, उससे रिगार्डिंग जब रीड करते हैं तब हमें पता चलता है इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें माइनर डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा वो सभी आपको एक बार अच्छे से वो कर लेना है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। अब वाई वी नीड डिजिटल फॉरेंसिक्स, हमें जो डिजिटल फॉरेंसिक की नीड क्यों होती है, एज पर ऑर्गेनाइजेशन और एज पर ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, दोनों में अलग अलग काम होता है, दोनों डिजिटल फॉरेंसिक टीम का, और दोनों की अलग अलग नीड्स होती हैं वहाँ पे। अब जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या नीड्स होती है उसमें डिजिटल फॉरेंसिक टीम की, इट हेल्प्स फाइंड आउट हु हैक्ड अ सिस्टम एंड हाउ दे डिड इट। इसमें क्या होता है कि किसी भी इसमें जो डिजिटल फॉरेंसिक टीम की जरूरत होती है वो इसलिए होती है कि अगर कोई हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है या किसी ने कोई सिस्टम को हैक किया है या किसी भी प्रकार का कुछ मेलिशियस किया है, तो वो किसने किया है उसको ढूंढने के लिए और कैसे किया है वो सब कुछ पता करने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक टीम का यूज किया जाता है। फिर आता है डिजिटल फॉरेंसिक इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंटिंग फ्यूचर साइबर अटैक्स एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। अब मैंने जैसे आपको ऑडिटिंग ऑडिटिंग के बारे में बताया था, ऑडिट जो ऑडिट्स होती हैं हमारी कम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, तो वो काम भी डिजिटल फॉरेंसिक टीम का होता है। तो जब हम उसमें ऑडिट्स कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑडिट्स के अंदर एक लास्ट में हमें एक पता चलता है कि हमारे जो सिस्टम्स है उसमें क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कहाँ से जो उसके रास्ते हैं हैकिंग अटेम्प्ट्स के, वो हैक करने के, और जो कौन से पोर्ट्स हैं वो सब इसमें जहाँ से हैकिंग है अटेम्प्ट्स किए जा सकते हैं या जहाँ से उसके अंदर घुसा जा सकता है, जो ओपन पोर्ट्स हैं, तो वो सब चीजें हमें पता चलती हैं उसमें। तो ऑडिट्स इसीलिए कंडक्ट करवाई जाती हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन से जो हमारे इसमें वल्नरेबिलिटीज और जो हमारे वो सब है वो पता किया जा सके, ताकि उन सबको पैच किया जा सके, या तो उनके ऊपर एक फ्लैग उसको रूल बुक में डाला जा सके। तो उनसे जो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, जो हमारे जो फ्यूचर साइबर अटैक्स होने वाले हैं उससे हमें एक शील्ड तैयार करने में हेल्प मिलती है। It helps organizations comply with the regularly requirements by properly documenting breaches and responses. इसमें क्या होता है ना कि ये जो डिजिटल फॉरेंसिक टीम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको हेल्प करती है। जो एक अगर कोई डेटा ब्रीच हुआ है, किसी टाइप कोई भी डेटा ब्रीच हुआ है या किसी प्रकार का हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है, तो उसको डॉक्यूमेंट करके रखने के लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन और एक रिपोर्ट तैयार करने में, और उसको आगे जो हमें उससे उसके रिगार्डिंग जो भी चीजें या जो भी टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी वो सब, या कोई रूल्स बनाने हैं
तो उसके लिए भी हमें डिजिटल फॉरेंसिक टीम की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं इट स्ट्रेंथन्स थ्रेट इंटेलिजेंस एफर्ट्स बाय अनकवरिंग अटैकर्स टेक्निक्स टूल्स एंड टैक्टिक्स। अब इसमें आपने टीटीपीज के बारे में सुना है कि टीटीपीज क्या होती हैं? किसी ने भी आप में से टीटीपीज के बारे में नो सर। किसी ने सुना कि क्या होता है टीटीपी? आदित्य? नो सर। नहीं। राहुल? नहीं सर। शुभम, आपको बता दिया था मैंने टीटीपीज क्या होती हैं? नो सर। नहीं होता। तो टीटीपी क्या होती है? एक टर्म यूज की जाती है इसमें, टीटी इन साइबर सिक्योरिटी। ये एक फ्रेमवर्क है थ्रेट एक्टर्स का। इसमें क्या क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। कि जो ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी साइबर क्रिमिनल है, कोई भी क्रिमिनल है, उसने किसी भी जो डेटा ब्रीच या किसी भी प्रकार का जो क्राइम किया है उसको कैसे प्लान किया है, कैसे उसको एग्जीक्यूट किया है और क्या क्या टेक्निक्स उसने यूज की हैं उसमें। ये एक फ्रेमवर्क होता है, उसकी के अकॉर्डिंग सारा उसको जो एनालाइज किया जाता है कि उसमें किस टाइप की क्या क्या हमारी कमियां हैं और कौन सी वल्नरेबिलिटीज जो है हमारे उसमें वो फाइंड आउट की जाती है। तो इसको इन सब चीजों को चेक करना और उसके बाद में उस पर रिएक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग रूल्स और पॉलिसीज बनाना, ये काम भी डिजिटल फॉरेंसिक टीम का ही होता है। समझ में आएगा इस कि क्या हमें क्यों जरूरत होती है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल फॉरेंसिक टीम की। यस सर। सभी को आ गया समझ में? राहुल? सपना? सर यस सर। Yes, sir. ओके। तो अभी हम आगे चलते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी और क्यों स्टार्ट हुई थी। डिजिटल फॉरेंसिक जो है वो लगभग 30+ साल पहले, मतलब कि 1990s में ये स्टार्ट की गई थी यूएस में। थैंक यू भाई। तो इसमें 1990s में ये स्टार्ट की गई थी यूएस के अंदर। ये किसने स्टार्ट की थी? जो यूएस की मिलिट्री एजेंसीज हैं, जैसे एनएसए है वहाँ की, और जो अलग अलग एजेंसीज हैं जैसे सीआईए और ये है, तो इन्होंने एफबीआई ने इन्होंने स्टार्ट किया था। क्योंकि क्या हो रहा था उस टाइम पे, जो अलग अलग वहाँ पे अटेम्प्ट्स हो रहे थे, जैसे कि कुछ ब्रीच अटेम्प्ट्स हो रहे थे या जो वहाँ से डेटा लीक हो रहा था, और इस टाइप का कुछ जो वहाँ पे जो वहाँ पे जो टेररिस्ट थे वो भी कुछ इस टाइप के जो गैजेट्स थे उनका यूज कर रहे थे। तो उसमें से डेटा निकालना और उसमें से डेटा को रिकवर करना और उनको एनालाइज करके इन्वेस्टिगेट करना, इन सब चीजों की जो थी, क्योंकि अलग अलग क्राइम में यूज हो रहे थे, अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स में यूज हो रहे थे, तो इसीलिए वहां पे जो ये हमारे डिजिटल डिवाइसेस मिल रहे थे तो उनके ऊपर फोरेंसिक कंडक्ट करने के लिए एक टीम की जरूरत महसूस की गई। तो इसीलिए फिर वहां से ये एक कॉन्सेप्ट आया कि एक डिजिटल फोरेंसिक टीम भी बनाई जानी चाहिए, ताकि जो अलग अलग वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और जो जितने अलग अलग कंट्रीज में, जैसे यूएस जो है वो अपना दबदबा बनाने के लिए वहाँ पे रहता है, मिलिट्री को भेजता है, तो वहाँ से जो उनको उनके जो राइवल्स रहते हैं उनके जो डिजिटल डिवाइसेस जो उनको मिलते हैं, तो उनमें से डेटा को निकाल करके उसको एनालाइज करके उसमें से जो
भी उनको इंफॉर्मेशन मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करना। इसीलिए वहां पे ये डिजिटल फॉरेंसिक टीम को तैयार किया गया, वहीं से इसको स्टार्ट किया गया। समझ में आया कि ये कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई? आदित्य, सर एक बार और एक्सप्लेन कर यस दो। यस सर। दरअसल क्या हुआ था ना, 1990s में, जब जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर, जैसा अफगानिस्तान अपने को अभी दिखता है ना, ऐसा नहीं था अफगानिस्तान और ईरान। जो अभी अपने को जैसा दिखता है ना कि बिल्कुल खंडर है और आतंकवादी भरे पड़े हैं और ये सब टेररिस्ट का कब्जा है और गवर्नमेंट की कोई नहीं सुनता, तो वो सब पहले नहीं था। पहले ये बिल्कुल ऐसी डेवलप्ड, एक जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, यूरोपियन कंट्रीज है, बिल्कुल वैसा माहौल था वहाँ पे। फिर इनका जो कोल्ड वॉर जो हुआ था, यूएस और रशिया के बीच, यूएस उस टाइम पे यूएसएसआर था, तो उनके बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, तो उसमें क्या हुआ था, ये पहले तो यहाँ पे रशिया था, इसमें अफगानिस्तान में यूएसएसआर था। तो 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया और रशिया तो 17 कंट्रीज में अलग अलग डिवाइड हो गया, और उसमें से एक रशिया बन गया। और जैसे अलग कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जितने स्थान हैं, ये उसी में से निकले थे। ये पहले रशिया अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता था। तो उसके बाद में जब वो टूट गया, तो उसके बाद में वो अलग चला गया, वो बहुत दूर उसकी बाउंड्री चली गई। उसके बाद अफगानिस्तान से जो यूएसएसआर था वो निकल गया, रशिया, फिर वहां पे यूएस आ गया। अब यूएस वहां पे अब क्या हुआ, जो उन्होंने उनके रशिया के खिलाफ, यूएसएसआर के खिलाफ में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने ही तालिबान को जन्म दिया था उस टाइम पे, अपने पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके साथ मिल करके। तो उसमें क्या हुआ, अब वो टेररिस्ट, अब उनको ये था कि अब हमें सत्ता मिलेगी, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट जो है वो तालिबान चलाएंगे। अब रशिया ने उनको गवर्नमेंट ना देकर, यूएसए ने क्या किया, उनको गवर्नमेंट ना दे करके उन्होंने उसको एक अपनी एक जो पपेट जो गवर्नमेंट होती है वो वहां पे बिठा दी। अब वहां पे फिर जो टेररिस्ट, फिर जो उनके पास हथियार तो थे ही जो यूएस ने प्रोवाइड करवाए थे तालिबान के पास में, तो उन्होंने उसी से उनके साथ लड़ाई करना जारी रखा। और उनके साथ क्योंकि उनके पास लेटेस्ट वेपन उनको दिए थे उस टाइम पे, ताकि रशिया के साथ वो लड़ सकें। तो उनके पास फिर उस टाइम पे जैसे पेजर और ये सब यूज हो रहे थे, और पीडीए डिवाइसेस भी यूज हो रहे थे, और उस टाइम पे कंप्यूटर्स भी आ गए थे। तो वो सब वहाँ पे यूज हो रहे थे। जो टेररिस्ट थे वो, उनके पास क्योंकि फंडिंग की कम, क्योंकि जो इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं होती। फंडिंग की कमी होती है जहाँ पे कुछ अच्छा काम करना हो, फंडिंग की कमी वहां पे नहीं होती जहाँ पे कुछ बुरा काम करना हो। तो उनके पास फंडिंग खूब थी, तो उनके पास लेटेस्ट डिजिटल डिवाइसेस भी आ रहे थे। तो अब जो उनके खिलाफ में जो डिजिटल डिवाइसेस यूज हो रहे थे, अब मान के चलो उन्होंने किसी टेररिस्ट को मारा या उसको किया, तो वहां से क्या हुआ, उसके पास से जो डिजिटल डिवाइस उनको मिला। अब उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो इंफॉर्मेशन उनको निकालनी होती थी कि क्योंकि जो टेररिस्ट है वो तो मर गया, या तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो उनके अंदर क्या होता है, वो सुसाइड अटैक्स भी करते हैं। अगर उनको लगता है कि हम नहीं बच सकते, तो वो सुसाइड अटैक कर लेते हैं, खुद से बम बांध करके वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो अब उसमें क्या हुआ, वो पहले ही उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश करते थे। उसके बाद उन्होंने उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश को बंद कर दिया, और उन्होंने डायरेक्ट उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, उससे वहां से उनको जो उनके पास डिजिटल डिवाइस होते थे वो रिकवर हो जाते थे, उनको वो मिल जाते थे। अब वो उनको लेके जाते थे, तो उनमें से वो डेटा ऐसे निकाल नहीं पाते थे। तो इसीलिए वहां पे उनको ये लगा कि कोई ना कोई एक ऐसी स्पेशलाइज टीम होनी चाहिए, जो कि इन जो ये डिवाइसेस उनको मिले हैं उसमें से वो जो डेटा है वो उसको रिकवर कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने फिर एक टीम तैयार की, स्पेशलाइज टीम तैयार की जो डेटा रिकवर कर सकती थी। उसका नाम दिया इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक। समझ में आया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था?
शुभम। यस सर, यस सर। तो इस टाइप से इसका गठन जो डिजिटल फॉरेंसिक का हुआ था, इस टाइप से डिजिटल फॉरेंसिक नाम एक बना और टीम बनी सबसे पहले। अब उसके बाद क्या हुआ, अब अलग अलग क्राइम्स में, जैसे जो हमारे इसमें कहीं पे भी जनरल क्राइम्स होते हैं, जो कोई मर्डर हो गया या कोई चोरी चोरी चकारी हो गई, या किसी ने किसी को ऐसा मतलब कि डिजिटल डिवाइस का यूज करके जैसे किसी का डेटा ब्रीच कर दिया या किसी का अकाउंट में कुछ हो गया, तो ये उस टाइम पे भी हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा था, पर्सनल लेवल पे नहीं हो रहा था। तो अब कुछ इस टाइप के केसेस बढ़ने लगे, किसी ने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी ने किसी का कोई और डिवाइस है वो हैक कर लिया। तो इस टाइप के क्राइम जो क्राइम्स हो रहे थे, जो अलग अलग क्रिमिनल केसेस थे, उसमें भी उन ये सब आने लगा। तो इसीलिए वहां पे पुलिस और जो दूसरी जो इंटरनल एजेंसीज होती हैं, उनको भी ये लगने लगा कि अब हमें भी एक डिजिटल फॉरेंसिक टीम की जरूरत है। तो उसके बाद में फिर उनको डिजिटल फॉरेंसिक टीम जो है वो पुलिस और उनके लिए भी एक बना दी गई, ताकि वहां पे भी इनका यूज किया जा सके और केसेस को सॉल्व करने के लिए हेल्प ली जा सके। ये 1 मिनट रुकना गाइस। हेलो। हाँ, बात करना। अच्छी थी। तो कितना दे रहे हो? हम्म, तो तू, हाँ हाँ, तू एक काम कर, तू उठ के जा एक तुमसे पतो कर, और उनने कहा था कि भाई मैंने चाहिए आपका की दे दो, तो ये पूरा की कोई तो ये आपका की कुछ सीट खाली तो सब मिल जाएगी, तो उसके बात कर लो, उसे स्टेशन पर जाएगी। क्योंकि अब तू पूरा को नहीं कर सकता ऑनलाइन, तो उनको ना स्टेशन से करवाना पड़ेगा, और जल्दी जावा वो तो जल्दी आ जाएगा, जो डेट करा वो तो ना मिलेगी। हाँ, और बाकी H1 है वो के नाम से 25 रहता है, तो वो मतलब कि महंगी पड़ेगी, 3 4 5 हजार, 5 4 5 हजार की ये टिकट पड़ेगी ना। तो एक बार उनसे जाके बात कर लो कि कौन सी उसमें। हेलो। हाँ, मैं क्या बता रहा था। हाँ, और उसके बाद में जैसे जब इनको केसेस में डिजिटल डिवाइसेस मिलने लगे क्राइम सीन्स पे, तो इन्होंने क्या किया, पुलिस और जो लोकल एजेंसीज, जो इंटरनल एजेंसीज थे, उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू किया। फिर वहाँ पे उनकी अपनी अलग से टीम्स बननी स्टार्ट हो गई पुलिस की। तो इस टाइप से ये लीगल और जो हमारा सिस्टम था उसमें भी इन्वॉल्व हो गई। समझ में आएगा इस कि कैसे कैसे ये जो डिजिटल फॉरेंसिक टीम है, जो डिजिटल फॉरेंसिक है, ये कैसे यस सर। बनी और कैसे कैसे ये लीगल सिस्टम्स में इन्वॉल्व हुई। अब उसके बाद आता है हमारा इंडिया का, कि इंडिया में किस टाइप से क्या क्या हो रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये इंडिया का हम कल करेंगे। पहले मैं एक बार, मैंने आपको कोर्स का कोई ओवरव्यू नहीं दिया, मैं वो कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, कि हम क्या क्या इसमें कैसे कैसे कवर करेंगे सारी क्लासेस को। अब हम हमारे ये 15 मॉड्यूल्स हैं, ये 15 मॉड्यूल्स हम एंड अप मतलब इसमें करेंगे। इसमें जो पहले 3 क्लासेस हैं, जो मतलब कि पहले 3 पीडीएफ हैं, पहले 3 मॉड्यूल हैं, ये 4 या 5 हमारे 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, हमारा टोटली थ्योरेटिकल चलेगा, और इसके बाद जो 4th मॉड्यूल है, डेटा एक्विजिशन और डुप्लीकेशन, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, पहले हम जो जैसे ये मैंने थ्योरेटिकल इसमें दे रखा है, ये हम मैं पहले आपको थ्योरेटिकल सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं और क्या अलग अलग क्या क्या उसमें रहता है।
ताकि आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा जो है मेहनत या ज़्यादा जो सिरदर्दी है वो ना लेनी पड़े, और आपको एक ओवरव्यू व्यू मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और थियोरेटिकल पोर्शन आपको मिल जाए। और जो जो आपको जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे, आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसमें से निकालनी है और देखनी है कि अलग अलग सिनेरियोज कैसे आपको बिल्ड करके आपको उसमें इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस कंडक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद आएगा एंटी फॉरेंसिक, जो अलग अलग एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स यूज होती हैं। हम हम एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स का कैसे यूज करते हैं? हम जब किसी केस को या किसी क्रिमिनल केस या किसी इन्वेस्टिगेशन में हम जाते हैं, तो वहां पे हमें डिजिटल जो एंटी फॉरेंसिक टेक्निक्स है उनसे हम कैसे हैं उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। अब उसके बाद में आएगा विंडोज फॉरेंसिक। इसमें हम हमारे विंडोज की जो अलग अलग वो रहेंगे, विंडोज फॉरेंसिक करेंगे, मतलब कि अलग अलग जो भी हमारी डिटेल्स जो रहती है हमारी विंडोज की, उसको कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। जो हमारी विंडो ओएस है उसको कैसे एनालाइज करेंगे, वो सारा हम देखेंगे। फिर लिनक्स का आएगा। फिर नेटवर्क फॉरेंसिक्स, जो भी हमारा नेटवर्क से रिगार्डिंग जो भी रहेगा हम वो देखेंगे। फिर हम वेब पे जाएंगे, जो हमारा वेब फॉरेंसिक होगा, वेब से रिगार्डिंग जो भी हम फॉरेंसिक का जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जो जो अलग अलग टूल्स यूज़ करेंगे, वो सारी इसमें देखेंगे। फिर डार्क वेब का देखेंगे, क्लाउड का देखेंगे, ईमेल फॉरेंसिक, जो अलग अलग हमारी फिशिंग और जो स्पेयर जो हमारी फिशिंग ईमेल्स और ये सब रहता है, या स्पैम जो हमारी रहती है वो स्पैम कैसे बनती है, और जो जंक में जाती है वो जंक कैसे जाती है, तो वो सब हम देखेंगे कि ईमेल फॉरेंसिक के अंदर। फिर मालवेयर, अगर हमारे पास कोई मालवेयर है उसमें जो उसके अलग अलग क्या क्या सिनेरियोज बनते हैं मालवेयर के, वो देखेंगे हम इसमें, और कैसे कैसे उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद आईओटी। आईओटी में हमारा ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही रहेगा, प्रैक्टिकल कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास पर प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं कोई आईओटी डिवाइसेस जिस पे हम कंडक्ट कर पाएँ। फिर मोबाइल फोरेंसिक रहेगा, ये हमारा प्रैक्टिकल रहेगा टोटली। इसमें हम देखेंगे अलग अलग जो डिवाइसेस रहेंगे हमारे, सर वो सब। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं लीव कर कॉल करूंगी। हाँ हाँ, नहीं बाकी आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बस थोड़ा कोर्स का ओवरव्यू दूंगा, इसके बाद में आगे क्लास ओके, नहीं करेंगे। हाँ, आप जा ठीक है सर। सकते हैं, ओके कोई इशू नहीं ओके, थैंक यू सर। है। तो इसमें हमारा ये कंटेंट रहेगा, इस इसमें पूरे कोर्स के रिगार्डिंग। अब अगर इसमें आपको कुछ पूछना है, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो। है किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, रिकॉर्डिंग तो हुई है मेरे को तो। हाँ, रिकॉर्डिंग हुई है। तो ये हमारा कोर्स का ओवरव्यू रहेगा कि हम क्या क्या करने वाले हैं आगे। किसी का कोई और क्वेश्चन हो? बाकी आपका जो कैरियर के रिगार्डिंग रहेगा वो मैं अगले जो प्रोसेस करेंगे उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि किस टाइप से आप आगे कैरियर में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल सकती हैं, या किस चीज़ से आपका क्या क्या कैरियर्स हैं, आपकी क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, किस टाइप के सर्टिफिकेशन है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन होते हैं, आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, वो सारे क्या क्या रहते हैं वो सब बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है या जो आज हमने किया उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। ठीक है गाइस, तो फिर हम क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। Okay, sir. Thank you.